हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान करंट अफेयर की एक और क्लास में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी हमारे कंटेंट को शेयर करें ताकि हमारी रीच अधिकतम लोगों के साथ हो सके और हमारी हौसला अफजाई लगातार होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बेटी गौरव उद्यान, इसका लोकार्पण किया गया कहां पे? तो बेटी गौरव उद्यान का लोकार्पण किया गया कोटा में। बेटी गौरव उद्यान का लोकार्पण हाल ही में कहां पे किया गया? कोटा शहर में किया गया। तो प्रश्न बन सकता है कि बेटी गौरव उद्यान का लोकार्पण कोटा शहर में किसके द्वारा? तो स्वायत्त शासन मंत्री और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल साहब, उनके द्वारा किया गया। तो देखो, इस उद्यान में क्या होगा? जॉगिंग ट्रैक होंगे, ओपन जिम होंगे, बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले लगाए जाएंगे, ये सारी चीजें होगी। कोटा शहर, हमारे लाइन में कोटा शहर आया है क्योंकि बेटी गौरव उद्यान कहाँ पे लगाया जाएगा, बनाया जाएगा? कोटा में। अब कोटा में ही एक दूसरी योजना भी है, कौन सी? देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना, यानी पशुपालकों के लिए एक आवासीय योजना बनाई गई है। उसका नामकरण देवनारायण भगवान के नाम पे रखा गया है। कहाँ पे? तो कोटा में जगह पड़ती है रानपुर, वहां पे इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये योजना है देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना, यानी कि आवासीय योजना है और रानपुर कोटा में बनाई गई है। तो रानपुर कोटा इसका आंसर हो जाएगा। तो दो पॉइंट निकल के हमारे सामने आए। एक तो बेटी गौरव उद्यान कहां पे? कोटा शहर में। दूसरा देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना, ये रानपुर कोटा में। तो पहला तो हमारा पॉइंट था और दूसरा कोटा शहर से संबंधित पॉइंट था, इसलिए हमने इसको रिवाइज किया। इससे पिछले वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं। अब जो खोले का हनुमान जी मंदिर है, कहां पे? जयपुर में। वहां पे एक नया रोपवे बनाया गया। रोपवे तो आपको पता ही है। तो जैसे सबसे पहले रोपवे कौन सा था हमारा? तो सुंदा माता जो रोपवे है जालोर में है, वो पहला रोपवे था। उसके बाद में बहुत सारे और भी रोपवे बने और अभी लेटेस्ट में जो रोपवे बना है वो है खोले के हनुमान जी का रोपवे। तो नवीनतम रोपवे कौन सा हो गया? खोले के हनुमान जी का रोपवे नवीनतम रोपवे हो गया। अब कौन कौन से रोपवे हैं? तो देखो, सबसे पहले तो हमारा था सुंदा माता रोपवे। ये कहां पे था? तो ये जालोर में। और ये सबसे लंबा रोपवे, अब तक जितने भी रोपवे बने हैं उनमें सबसे लंबा कौन सा है? सुंदा माता वाला। ये कितना मीटर है? ये 800 मीटर है। 800 मीटर रोपवे है। इसके अलावा एक मनसापूर्ण करणी माता रोपवे। सबसे पहले प्रश्न तो ये बनता है कि ये है कहां पे? तो मनसापूर्ण करणी माता रोपवे उदयपुर में। और दूसरा प्रश्न बनता है कितना लंबा है? तो सब का तो याद रखना मुश्किल हो जाएगा, ये कितना लंबा है, कितना लंबा है, लेकिन जो सबसे लंबा है वो है सुंदा माता वाला। फिर मनसापूर्ण करणी माता, ये 387 मीटर लंबा है। सावित्री माता है रोपवे, वो कहां पे? तो सावित्री माता रोपवे है पुष्कर में। कहां पे? पुष्कर में। और इसकी लंबाई है 700 मीटर। तो सबसे पहले लंबा कौन सा हो गया? ये सुंदा माता वाला, दूसरा सावित्री माता वाला। और इसके अलावा मनसापूर्ण करणी माता ये उदयपुर में है। और सामोद का वीर हनुमान मंदिर, यहाँ पे भी रोपवे बना है, ये बना है चोमू में। ठीक है। और इसके अलावा खोले का हनुमान जी जो हमारे प्रश्न में आया था, पॉइंट में आया था, वो कहाँ पे बन रहा है? ये भी जयपुर में बन रहा है। और इसकी लंबाई 436 मीटर होगी। इसकी लंबाई आप याद रख सकते हो क्योंकि ये करंट में डेवलपमेंट्स है, तो इसकी लंबाई पूछ सकते हैं कितना मीटर लंबा ये होने वाला है। तो एक बार पॉइंट को रिवाइज करें, हो सकता है कि चीजें थोड़ी सी होच पोच हो गई हो। तो सबसे पहले अभी हाल ही में एक रोपवे का निर्माण किया गया, नवीनतम। कौन सा रोपवे है? जो खोले का हनुमान मंदिर रोपवे है, वहां पे ये रोपवे का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो हमारे राज्यपालक कलराज मिश्र के द्वारा। और ये कहां से कहां तक है? तो खोले का हनुमान मंदिर परिसर में उसमें एक अन्नपूर्णा माता मंदिर है, एक है वैष्णो देवी मंदिर। तो अन्नपूर्णा माता मंदिर से लेके वैष्णो देवी माता मंदिर तक, ये यहां तक रोपवे बना हुआ है। ये सारा परिसर किसका है? खोले का हनुमान मंदिर है ना, वहीं पे है। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा कि राजस्थान में और कौन कौन से रोपवे है? तो सबसे पहले तो सुंदा माता रोपवे हो गया, ये है कहां पे? जालोर में। और यही सबसे लंबा रोपवे है, तो इसकी लंबाई 800 मीटर है। इसके अलावा मनसापूर्ण करणी माता रोपवे, ये कहां पे? तो मनसापूर्ण करणी माता रोपवे अपने उदयपुर में। फिर सावित्री माता रोपवे कहां पे है? ये पुष्कर में है। सामोद का वीर हनुमान, आपको पता ही है कि हमारी राजधानी चोमू में, जयपुर के जो चोमू शहर है वहां पे है। और खोले का हनुमान मंदिर, जैसे कि हमने चर्चा करी की है, जयपुर में। और सुंदा माता रोपवे की लंबाई कितनी है? 800 मीटर है। आगे चलते हैं। विश्व पर्यटन दिवस, इसके अवसर पर राजस्थान के 2 गांवों को सम्मानित किया गया। कौन कौन से? एक तो है चित्तौड़ का मिनाल गांव, मिनाल गांव कह सकते हैं, ये चित्तौड़ का है। और दूसरा है अलवर का नौरंगाबाद गांव। तो जो मिनाल गांव है चित्तौड़गढ़ वाला, उसको तो दिया गया है रजत पदक। किस अवसर पे?
विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पे। और अलवर का नौरंगाबाद गांव है, इसे कांस्य पदक दिया गया है। ठीक है, तो मिनाल गांव और नौरंगाबाद गांव का संबंध किससे है? तो हाल ही में इनको पर्यटन दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया, इन्हें टूरिज्म में इन्होंने अच्छा काम किया है इस कारण। अब पॉइंट क्या आया कि मिनाल गांव कहां पे है जिसे हाल ही में टूरिज्म के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो उत्तर क्या होगा? चित्तौड़। दूसरा प्रश्न बनेगा कि नौरंगाबाद गांव कहां पे है जिसका उल्लेख हाल ही में सम्मानित किया गया, जिसे किसके लिए? पर्यटन दिवस पे कांस्य पदक से। तो ये है अपने अलवर शहर में। अब विश्व पर्यटन दिवस की हमने बात कर ली कि हमारे प्रश्न में आया था विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर इनको सम्मानित किया गया। तो प्रश्न ये भी बनता है कि विश्व पर्यटन दिवस मनाया कब जाता है? तो ये 27 सितंबर को मनाया गया। कब? 27 सितंबर को मनाया जाता है। और 2022 का जो थीम थी ना, 2022 का विषय था आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो 2022 वाले को तो हमें ध्यान नहीं रखना है, लेकिन 2023 वाले को ध्यान रखना है। टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, यानी पर्यटन और हरित निवेश। टूरिज्म में हरित निवेश मनने जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स है उनको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ग्रीन इन्वेस्टमेंट माने ऊर्जा के जो परंपरागत साधन है उनका उपयोग को कम करना, और जो नवीनीकृत साधन है जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका उपयोग बढ़ाना। इससे क्या होगा? जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके लिए फ्रेंडली रहेंगे, और उसका जो डिमोलिशन हो रहा है इन्वायरमेंट का लगातार, जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, लॉन्ग टर्म में हमारे रिसोर्सेज को खत्म करने जा रहा है, उसको एलिमिनेट करने में, यानी इस नेगेटिव चीज़ को एलिमिनेट करने में ये हेल्प कर सकता है। तो इस बार की वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम पर्यटन और हरित निवेश, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ये रखी गई है। ये चीज़ें हमने देख ली। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। चित्तौड़ का कौन सा गांव पुरस्कृत हुआ है टूरिज्म डे के अवसर पे? तो मिनाल गांव। अलवर का कौन सा गांव पुरस्कृत हुआ है? नौरंगाबाद गांव। इस बार की थीम क्या है? पर्यटन और हरित निवेश। और कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगले बिंदु पे चलते हैं। राजस्थान के जो 26 जिले हैं वहां के 400 सरकारी स्कूलों को आइडेंटिफाई किया गया है और कहा गया कि यहां पे स्मार्ट क्लासेस तैयार किए जाएंगे। स्मार्ट क्लासरूम माने वहां पे मतलब पैनल लगेंगे, पैनल के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी। तो 26 जिले के 400 स्कूलों को इस प्रकार स्मार्ट गांव बनाया जाएगा। कौन सहयोग करेगा इसमें? तो ये सहयोग करेगा HDFC बैंक। कौन सा बैंक? HDFC बैंक। तो विश्व में अगर देखें तो सबसे बड़े बैंकों में आता है तीसरे या चौथे नंबर पर अपना HDFC बैंक, क्योंकि हाल ही में HDFC बैंक और HDFC हाउसिंग फाइनेंस का मर्जर हो गया। उसके बाद में विश्व का चौथा बड़ा बैंक बन गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। कौन सा बैंक? HDFC बैंक हो गया। आगे चलते हैं। राज्य स्तरीय राजीव गांधी और ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। कहां पे? जोधपुर में। तो देखो हमने काफी चर्चा में रहा कौन सा? ग्रामीण और शहरी ओलंपिक, क्योंकि पहले होने थे, फिर उसको कैंसिल किया गया, आगे बढ़ाया गया, फिर कैंसिल किया गया, आगे बढ़ाया गया। फाइनली जो गांव लेवल पे या पंचायत लेवल पे जो चुनाव ये खेल हुए थे, ये हुए थे 5 से 10 अगस्त के मध्य। उसके बाद में पंचायत लेवल से आगे गए ब्लॉक लेवल पे, तो ये 17 से 22 अगस्त के मध्य हुए। 5 से 10 हो गए गांव लेवल पे। तो गांव वालों का आपको याद रखना है कि गांव लेवल पे ये ग्रामीण ओलंपिक कब आयोजित किए गए थे? 5 से 10 अगस्त। और फिर ब्लॉक लेवल पे 17 से 22 अगस्त, और 1 से 6 सितंबर के मध्य जिला स्तर पे आयोजित हुए। और बाद में सितंबर के महीने में ही 25 से 28 सितंबर के मध्य ये अपने राज्य लेवल पर आयोजित हुए। कब? 25 से 28 सितंबर के मध्य। तो ये आपको ध्यान रखनी है। ग्रामीण खेलों का आयोजन 5 से 10 अगस्त के मध्य, राज्य लेवल पे 25 से 28 सितंबर के मध्य। राज्य लेवल का आयोजन कहां पे किया गया? तो जोधपुर में किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन से खेल खेले गए? तो कुछ खेल ग्रामीण ओलंपिक के थे, कुछ शहरी ओलंपिक के थे। तो इसमें अगर देखें, खेल कबड्डी था, शूटिंग था, वॉलीबॉल था, टेनिस बॉल क्रिकेट था, खो खो था, फुटबॉल था, रस्साकसी था, एथलेटिक्स 100 मीटर, एथलेटिक्स 200 मीटर, एथलेटिक्स 400 मीटर और बास्केटबॉल। ये सारे इवेंट्स थे जो ग्रामीण और शहरी खेलों में ऑर्गेनाइज किए गए, खेले गए। आगे चलते हैं। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पे की गई? तो ये प्रश्न RS में अभी आया था, बिल्कुल आया था, और आपने सही भी किया है क्योंकि आप पढ़ के गए थे। तो ये राज्य में दूसरा पशु विश्वविद्यालय होने जा रहा है। कहां पे होगा? जोबनेर में। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय राजस्थान का दूसरा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होगा। इसकी स्थापना जोबनेर जयपुर में की जा रही है। ठीक है। इससे पहले कहां पे? तो पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय इससे पहले बीकानेर में कार्यरत है। कहां पे कार्यरत है? बीकानेर में।
और पूरे भारतवर्ष में राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां पे इस प्रकार के दो दो विश्वविद्यालय हैं, यानी बाकी कहीं भी दो विश्वविद्यालय नहीं है, राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे दो विश्वविद्यालय हैं। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के बारे में, जैसे राज्य वित्त आयोग का नाम लेते हैं आपके दिमाग में क्या आता है, 243I और एंड वाई, ये आता है कि नहीं आता है? क्यों? क्योंकि संविधान का जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ उसके माध्यम से 243I में और 243Y में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया। अब राजस्थान में छठा राज्य वित्त आयोग बनाया गया है और इसके अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह है। अब प्रद्युम्न सिंह तो आपको पता है कि छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह है, लेकिन इसके दो सदस्य भी, वो कौन है? तो एग्जामिनर अगर थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न पूछे तो ये पूछ सकता है कि राज्य वित्त आयोग के सदस्य कौन है। तो एक तो अध्यक्ष और दो सदस्य, सदस्य में एक तो लक्ष्मण सिंह रावत साहब है। कौन है? लक्ष्मण सिंह रावत साहब, एक है अशोक लोहाटी साहब, और अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह साहब। ठीक है, तो छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में बताओ। तो छठे राज्य वित्त आयोग प्रद्युम्न सिंह की अध्यक्षता में बनाया गया है। इसके दो सदस्यों में एक तो लक्ष्मण सिंह जी है, एक अशोक जी है। कौन है? प्रद्युम्न, लक्ष्मण, अशोक, इस प्रकार ये तीनों आपको याद रखने हैं। संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित और शहरी निकाय से संबंधित था, और उसका आर्टिकल है 243I और वाई, ये दोनों किससे संबंधित है? ये राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बताओ कौन सा अनुच्छेद राज्य वित्त आयोग से संबंधित है, आप बताओ ताकि याद हो सके। लिख देता हूं, हाँ बताओ, 243, ठीक है, फिर कोष्टक में I, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपका। आगे चलते हैं, जन आधार ई वॉलेट। अब देखो, जन आधार कार्ड ये लॉन्च की गई थी 2019 में। तारीख अगर आपसे पूछे तो 18 दिसंबर 2019। जन आधार कार्ड कब लॉन्च किया गया? 18 दिसंबर 2019, 18/12/19 को जन आधार कार्ड लॉन्च किया गया था। और फिर जन आधार का अधिनियम भी बनाया गया 2020 में। लेकिन अभी 2023 में मार्च के महीने में जन आधार ई वॉलेट लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? जन आधार ई वॉलेट कब? 20 मार्च 2023 को। 20 मार्च 2023 को जन आधार ई वॉलेट लॉन्च किया गया। लॉन्च तो गहलोत साहब करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें क्या है? ये वॉलेट है, जिस प्रकार से पेटीएम होता है, फोन पे होता है, इसमें बैलेंस रख सकते हैं, तो इस प्रकार जन आधार ई वॉलेट में भी बैलेंस रखा जा सकता है। तो ये एक वॉलेट है। इससे पहले जन आधार कार्ड, ये डेट याद रखनी जरूरी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। 18 दिसंबर 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। एमएसएमई उद्योग मेला, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो एमएसएमई उद्योग मेले का आयोजन किया गया कोटा में। कहाँ पे? कोटा में किया गया। देखो, कोटा में दशहरा मेला आयोजित होता है, उसी समय एमएसएमई उद्योग मेले का आयोजन भी किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला, कोटा बूंदी से सांसद है, और इन्होंने ही इसका जो एमएसएमई उद्योग मेला है, एमएसएमई माने तो मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तब एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं आपसे, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो तो छोटा सा निवेदन है कि रिसर्च करना, ढूंढना और बताना कमेंट बॉक्स में कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, टर्नओवर में और किसमें? एसेट्स में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन दोनों के आधार पर ही बताना आपको। जो भी है 5, 50 है, 10, कितना भी हो, जैसे भी हो, आपको ये आइडेंटिफाई करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये निवेदन है छोटा सा, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, कनेक्ट कर सको आप। आगे चलते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022। इसका इस बार 5वां संस्करण आयोजित किया गया। अब 5वें संस्करण की विशेषता क्या है? 5वां संस्करण आयोजित किया गया मध्य प्रदेश और नई दिल्ली में, यानी कुछ इवेंट्स तो हुए इसके एमपी में और कुछ इवेंट्स हुए न्यू दिल्ली में। अब पहला खेलो इंडिया यूथ गेम खेला गया था ना, वो भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यानी पहला और 5वां कहाँ आयोजित किया गया है? न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। 5वां कंबाइंड आयोजित किया गया दिल्ली में और मध्य प्रदेश में। अब इसमें देखो, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम था, जनवरी 30 से 11 फरवरी के मध्य खेला गया, आयोजित किया गया। कब से कब तक? 30 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य तक इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक? जनवरी 30। जनवरी 30 महत्वपूर्ण है, इसे रिलेट कर सकते हो खेलो इंडिया यूथ गेम से। गांधी जी जब नाथूराम गोडसे ने गोली कब मारी थी? 30 जनवरी को गोली मारी थी, तो वो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक, हम 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाते हैं। वैसे हम मतलब ज़्यादा शहीद दिवस का जो माहौल लेते हैं, फील लेते हैं, वो 23 मार्च को लेते हैं, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही क्रांतिकारी कार्य हमारे भगत सिंह साहब ने किया था, और उसी का परिणाम है कि युवा वर्ग है वो आज उनसे प्रेरित होकर राष्ट्र के लिए बहुत ही शानदार कार्य कर रहा है।
तो उसका कारण क्या है? राष्ट्र इतना डेवलपमेंट हो रहा है उस कारण, क्योंकि भगत सिंह बहुत युवा अवस्था में थे जब उन्होंने क्रांतिकारी कार्य किए थे उस समय। तो यही सीख वर्तमान के युवाओं को मिलती है उनसे कि आप भी राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा करो जिससे राष्ट्र आगे बढ़ सके, तो उनसे प्रेरित होते हैं। तो 23 मार्च भी एक महत्वपूर्ण तिथि हमारे जीवन में रहेगी। 30 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजन किया गया। 5वां एडिशन था इस बार, एमपी और दिल्ली में आयोजित किया गया। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं मेडल टैली पे। मेडल टैली में देखो सबसे पहले तो आता है अपना महाराष्ट्र। सबसे टॉप पे कौन रहा? महाराष्ट्र। अब आप कहोगे नंबर 1 हरियाणा, नहीं, नंबर 2 हरियाणा। हरियाणा रहा नंबर 2 पे। 3 नंबर पे एमपी रहा है और राजस्थान रहा है ना अपने 4 नंबर पे, ये याद रखना है। तो राजस्थान ने कितने पदक जीते ये महत्वपूर्ण हो जाता है। राजस्थान ने 19 10 19 पदक जीते हैं। तो सबसे ऊपर होता है गोल्ड मेडल, तो 19 गोल्ड जीते हैं। फिर होता है रजत पदक, तो 10 रजत पदक जीते हैं और 19 जीते हैं कांस्य। ठीक है, तो 19 10 19 पदक किसने जीते हैं? राजस्थान ने जीते। टोटल पदक कितने हो गए? 19 दूना 38 10 48 48 पदक इस बार राजस्थान ने खेलो इंडिया यूथ गेम में जीते हैं और बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। चौथे नंबर पर रहा है। आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन की तरफ हमारा राजस्थान कदम बढ़ा रहा है। लेकिन हरियाणा नंबर 2 पे रहा है, नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। सारी बातें क्लियर कर ली। रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार कहाँ कहाँ मिले हैं, सुर्खियों में रहे हैं। तो ये एक तो बाड़मेर में, जालोर में, पाली और उदयपुर के आसपास क्षेत्रों में रेयर अर्थ एलिमेंट यानी वो एलिमेंट जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और बाड़मेर, जालोर, पाली और उदयपुर यानी यूं कह सकते हैं ये हमारा प्यारा राजस्थान। और इसका जो साउदर्न मतलब दक्षिण पश्चिम राजस्थान है उस वाले पार्ट में ये मिला। जैसे यहाँ पे बाड़मेर हो गया, यहाँ पे जालोर हो गया, यहाँ पे पाली हो गया और यहाँ पे उदयपुर हो गया। तो यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट मिले हैं। तो कौन सा एलिमेंट कहाँ पे मिला है? तो इसमें कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट कौन कौन से ये बताओ पहले तो आप कहोगे। तो इसमें कार्बोनेटाइट्स, माइकोनाइट, कार्बेनाटाइट्स, कार्बोनोटाइट, कार्बेनाटाइट और माइकोनाइट, माइकोगेनाइट, ये प्रकार की चट्टानें होते हैं। इसमें मिलते क्या है? इसमें बस्तानासाइट, बीटोलाइट, सिंचिसाइट और जेनोटाइम, ये रेयर अर्थ एलिमेंट मिलते हैं। तो इसमें कौन सा रेयर अर्थ एलिमेंट किधर मिला ये देख लेते हैं। तो जो जेनोटाइम रेयर अर्थ है ना, जेनोटाइम नाम का, ये जेनोटाइम नाम का रेयर अर्थ मिला है सिवाना जालोर में, सिवाना में मिला है। जेनोटाइम कहाँ मिला है? सिवाना में। और सिवाना कहाँ है? सिवाना बाड़मेर में है ना। और 5 मिलियन टन के रेयर अर्थ भंडार कटमई में मिले। कटमई कहाँ पे? बाड़मेर में। और ग्रेनाइट ब्लॉक में ग्रेनाइट ब्लॉक के रेयर अर्थ मिले ढनी में। ढनी कहाँ है? पाली में। और कार्बोनेटाइट चट्टानों के रेयर अर्थ मिले निवाणिया में। और निवाणिया कहाँ है? ये याद रख लेना, कार्बोनेटाइट चट्टानों के रेयर अर्थ मिले निवाणिया में। और निवाणिया कहाँ है? निवाणिया है उदयपुर में। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। सुपोषित बचपन अभियान, इस अभियान को शुरुआत की गई क्यों? सबसे पहले तो इस अभियान को शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था? तो जो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र है ना वहां की कवरेज से छूट गए, उनका अगर हमें हेल्थ चेकअप करना है तो उसके लिए ये सुपोषित बचपन अभियान शुरू किया गया। और कहां से शुरू किया गया? धौलपुर से। तो सुपोषित बचपन अभियान संबंध धौलपुर, और उद्देश्य जो बच्चे आंगनबाड़ी में हेल्थ चेकअप नहीं हो पाया जिनका, उनका हेल्थ चेकअप करने के लिए, यानी जो आंगनबाड़ी में हेल्थ चेकअप से छूट गए जो बच्चे हैं उनका हेल्थ चेकअप करने के लिए सुपोषित बचपन अभियान ये धौलपुर में किया गया। ठीक है, याद रखना धौलपुर। जैसे कि हम पिछले वीडियोस में क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर तो हम लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो देख रहे हैं, साथ ही साथ हम कुछ राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास से संबंधित कुछ फैक्ट्स भी देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे? राजस्थान के प्रमुख मेलों को देखेंगे कि कौन सा मेला कहाँ बढ़ता है और ये कब बढ़ता है। तो करणी माता का मेला, तो जो हमारे नवरात्र होते हैं तो माता जी महाराज की प्रमुख जो मेले वगैरह होते हैं इसी टाइम पे बढ़ते हैं। तो करणी माता का मेला ये बढ़ता है चैत्र और आश्विन के जो नवरात्रे होते हैं उसमें। तो नवरात्रे 1-2 दिन में शुरू हो रहे हैं, जल्दी शुरू हो रहे हैं। और करणी माता का मेला भी उसी टाइम बढ़ता है। जाम्बोजी का मेला विष्णुई संप्रदाय का प्रमुख मेला हो गया। ये विष्णुई संप्रदाय का एक प्रमुख स्थान है, कौन सा? मुकाम में, वहां पे ये जाम्बोजी का मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? तो फाल्गुन और आश्विन महीने में, एक तो फागुन के महीने में, एक आश्विन के महीने में, 2 बार बढ़ता है। तो जाम्बोजी का मेला क्या याद रखेंगे? जाम्बोजी का मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है। कब कब? एक तो फागुन में जब होली आती है तब, और साथ में एक आश्विन में, फाल्गुन और आश्विन में जाम्बोजी का मेला बढ़ता है। और कहां बढ़ता है? तो मुकाम में बढ़ता है।
क्लियर हो गया। फाल्गुन और आश्विन वर्ष में 2 बार और मुकाम में बढ़ता है। इसके अलावा जसनाथ जी का मेला, तो जसनाथ जी का मेला तो हमें पता ही है, कर्तरियासर बीकानेर जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है और चैत्र शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है जसनाथ जी का? तो चैत्र पक्ष की शुक्ल पक्ष, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। कब? चैत्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को कौन सा मेला बढ़ता है? तो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को बढ़ता है जसनाथ जी का मेला। किसका? जसनाथ जी का मेला। ठीक है। इसके बाद में कपिल मुनि का मेला। तो कपिल मुनि का मेला याद रखना थोड़ा सा सरल है। कैसे सरल है? इसको रिलेट करेंगे तो याद रह जाएगा। चलो करते हैं। ये बताओ जो दीपावली आती है वो कब आती है? दीपावली कब आती है? तो ये आती है जो अपना कार्तिक महीना होता है, इसकी अमावस्या को। अब कार्तिक की अमावस्या को जब दीपावली आती है, उसके 15 दिन बाद में क्या आएगी? कार्तिक की पूर्णिमा आएगी। और कार्तिक की पूर्णिमा को कौन सा मेला बढ़ता है? कपिल मुनि का। तो कपिल मुनि का मेला कार्तिक की पूर्णिमा को, जिस महीने में दीपावली आती है उसी महीने का लास्ट दिन होता है पूर्णिमा, और उसमें बढ़ता है कपिल मुनि का मेला। और कहां बढ़ता है? तो एक कोलायत में। कोलायत कहां पड़ता है? बीकानेर में। ठीक है। इसके अलावा चुरू में बात करें तो बालाजी का मेला, सालासर बालाजी का मेला बढ़ता है चैत्र की पूर्णिमा को। चैत्र महीने की पूर्णिमा को सालासर बालाजी का मेला बढ़ता है। और सिक्कों का सबसे बड़ा मेला सहवा चूरू में बढ़ता है। सिक्कों का सबसे बड़ा मेला सहवा चूरू में बढ़ता है। रानी सती का मेला कहां बढ़ता है? रानी सती का मेला बढ़ता है झुंझुनू में। झुंझुनू में बढ़ता है रानी सती जी का मेला, और बहुत ही शानदार मंदिर बना हुआ है। अगर आपको टाइम मिले तो जरूर जाके आए। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को यह मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्वे के महीने की अमावस्या को, जो भाद्रपद महीना होता है उसकी अमावस्या को। तो भाद्र अमावस्या को कौन सा मेला बढ़ता है? तो भाद्र अमावस्या को रानी सती जी का मेला बढ़ता है। रानी सती जी का मेला बढ़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जयपुर के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? तो देखो, बाणगंगा का मेला एक, तो बाणगंगा नदी जयपुर में बहती है, तो इससे स्पष्ट हो जाए कि जयपुर में बहेगा। एक तीज और गणगौर, एक कहावत चलती है राजस्थान में, एक क्या कहावत? तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो ये दोनों ही जो मेले हैं वो मुख्य रूप से कहाँ बढ़ते हैं? वैसे तो सारी जगह बढ़ते हैं राजस्थान में, कहीं भी चले जाओ आप, लेकिन बड़े मेले वो बढ़ते हैं जयपुर में। तीज का मेला श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को ये तीज का मेला जयपुर में बढ़ता है। और गणगौर का मेला चैत्र शुक्ल की तृतीया को, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर का मेला बढ़ता है। शीला देवी का मेला, शीला देवी का मेला नवरात्रों में बढ़ता है। और शीतला माता का मेला बढ़ता है चाकसू में सील की डूंगरी पर। ये आपको वैसे भी पता होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लो, चाकसू में जो सील की डूंगरी वहां पे, लेकिन भरता कब ये संशय है, तो इसको क्लियर कर लो। चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी, चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को ये शीतला माता का मेला बढ़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया। बाणगंगा का मेला वैशाख की पूर्णिमा को, तीज का मेला श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, गणगौर का चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, शीला देवी का मेला नवरात्रों में, और शीतला माता का मेला चाकसू की सील की डूंगरी पर। करौली में केला देवी का मेला, केला देवी का मेला करौली में चैत्र शुक्ल अष्टमी को बनने वाले इस मेले को लक्खी मेला भी कहते हैं। जो केला देवी का मेला था इसे क्या कहते हैं? लक्खी मेला भी कहते हैं। और महावीर जी का मेला भी करौली में बढ़ता है। ये जैनियों का सबसे बड़ा मेला है राजस्थान में, और चैत्र शुक्ल पक्ष की 13 को बढ़ता है। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की 13 से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक चलता है। प्रतिपदा मतलब एक के, यानी शुक्ल पक्ष की 13 से वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक ये महावीर जी का मेला करौली में बढ़ता है। अगर जैसलमेर की मेले की बात करें, एक तो चुंगी तीर्थ मेला है, एक रामदेव जी का मेला है। तो चुंगी तीर्थ मेला भाद्रवा चतुर्थी को बढ़ता है, और रामदेव जी का मेला भाद्र शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक। रामदेव जी का मेला भादवे के मेले की शुक्ल पक्ष की दूज से 11 तक, यानी 9 दिन तक चलता है, काफी लंबा चलता है। बढ़ता है रामदेव जी का रुणीचा गांव में, रुणीचा गांव जैसलमेर में पड़ता है। इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। तो प्रश्न बनता है कि मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं? तो रामदेव जी के मेले को कहते हैं। और सांप्रदायिक सद्भाव का मेला किसे कहते हैं? तो ये भी रामदेव जी के मेले को ही कहते हैं। और कजली तीज का मेला आपको पता ही है, बूंदी में बढ़ता है, लेकिन प्रश्न बनता है कि ये कब? तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भादवे महीने की भाद्र कृष्ण तृतीया, इसको कौन सा मेला बढ़ता है? ये बढ़ता है अपना कजली तीज का। ठीक है, कैसे भी रिलेट करो, भाद्र कृष्ण तृतीया कजली तीज, भाद्र कृष्ण तृतीया होती है कजली तीज का मेला। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें आगे लगातार वीडियोज लाने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
अगर आप सेकंड ग्रेड या कोई टीचर एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो हम आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो लगातार चैनल से जुड़े रहो, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आप टीचर एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। और कितना योगदान हम कर सकते हैं, करना तो आपको ही पड़ेगा, लेकिन आपकी हेल्प करना महत्वपूर्ण होता है कि आप थोड़ा सा एज, यानी यूं कह सकते हैं कि उसको टेम्पो में लाने के लिए, पटरी पे लाने के लिए लाइन को हम आपकी काफी बड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहो, कंटेंट क्वालिटी के साथ आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।